वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है सभी का सिविल सर्विस स्टडी चैनल पर। 126 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के। यह टेस्ट नंबर 127। तो चलिए, इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के प्रश्नों पर, आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के लिए। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था, बताइए। पारसी एवं सिखों का, सिख एवं एंग्लो इंडियन का, भारतीय ईसाई तथा पिछड़ी जनजातियों का, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाइयों का। किनका एक समान था भारतीय संविधान सभा में? निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व भारतीय ईसाई तथा पिछड़ी जनजातियों का एक समान था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 1946 में संविधान सभा में भारतीय ईसाई और पिछड़ी जनजातियों को जो है 6 सीटें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, असत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, यह समय जो है, इस समय ब्रिटेन से आयातित कपड़ों की मात्रा गिरकर 1/3 रह गई थी और सरकार ने भू राजस्व संबंधी आमदनी में आई कमी को कुछ सीमा तक सिगरेट एवं शराब से प्राप्त राजस्व से पूरा किया और इसने किसानों, मजदूरों, छात्रों सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाकर उसमें राष्ट्रीयता के प्रति झुकाव पैदा किया था और इस आंदोलन में विधानसभाओं के चुनावों का बहिष्कार अत्यंत प्रभावी तरीके से किया गया। कौन सा इसमें गलत है? देखिए, डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ए करेक्ट है, लेकिन ये दूसरा वाला गलत है क्योंकि सिगरेट और शराब से राजस्व प्राप्ति में पूरा नहीं किया। शराब सिगरेट में तो कमी आई थी ना, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, शराब एवं सिगरेट से प्राप्त राजस्व में जो है वो कमी आई थी, कमी को पूरा नहीं किया था उसने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, तालुकेदारों के अत्यधिक शोषण तथा प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उपजी महंगाई की मार ने अवध के किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन के रूप में सामने आया और गौरी शंकर मिश्र ने इस सभा में योगदान दिया था। कौन सा करेक्ट है इनमें? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुआ था। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देखिए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुई शिक्षा की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, इनमें से गलत होगा, देखते हैं कौन सा गलत है इनमें से। हंटर शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। और भी है, 1913 की शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में निरक्षरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया गया। और हार्टोंग समिति 1929 ने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की निंदा की। और डी है, 1954 में वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को चुना गया तथा देसी भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुड्स डिस्पैच, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है उसकी सिफारिशों के अंतर्गत अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के लिए चुना तो गया, लेकिन इसमें देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया था, उनकी निंदा या उनको हतोत्साहित नहीं किया गया था। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी तीसरा भी, लेकिन गलत है डी। तो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था, इसमें शिक्षा के माध्यम के रूप में, उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में यह सुनिश्चित किया गया कि अंग्रेजी जो है शिक्षा का माध्यम होगी, उत्तम या उच्चतम माध्यम होगी, परंतु इसमें देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया था, हतोत्साहित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इसके तहत 1 अगस्त 1937 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई और प्रांतीय
स्वायत्तता लागू होने तक प्रांतीय सरकार को 1935 के अधिनियम की नवी सूची के संकरणकालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। देखिए दोनों के दोनों गलत हैं, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। 1 अगस्त को नहीं, 1 अप्रैल को हुआ था। और प्रांतीय स्वायत्तता की बात नहीं हुई थी, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, मतलब दोनों गलत हैं, डी है इसका उत्तर। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम को अगस्त 1935 में क्राउन की स्वीकृति मिल गई और ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा हुई कि संघीय व्यवस्था को कार्यान्वित ना होने पर प्रांतीय स्वायत्तता को 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया जाएगा। कब? 1 अप्रैल 1937 को। अब देखिए संघ की स्थापना तक केंद्र सरकार को 1935 के अधिनियम की नवी अनुसूची के संकरणकालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। संघ की स्थापना होने तक, न कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने तक। छठे प्रश्न पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो, बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे तथा ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय नहीं रहे। देखिए पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है। सी राजगोपालाचारी थे ना। तो नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे, ना कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। डॉक्टर राधाकृष्णन कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे और ना ही वह ब्रिटिश राज के विरुद्ध संघर्ष में कभी सक्रिय रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन सदैव भारतीय संस्कृति और दर्शन के विकास हेतु प्रयासरत रहे और राधाकृष्णन ने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा रूस में भारत के राजदूत रहे वो, और बाद में वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, जून 1951 में, जून 1951 में 1951 में जे.बी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी और पी.सी. घोष और टी. प्रकाशम का संबंध किसान मजदूर प्रजा पार्टी से था। जून 1951 में जे.बी. कृपलानी ने क्या किया? किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना। करेक्ट है, इनकरेक्ट है? देखिए दोनों के दोनों सत्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पी.सी. घोष और टी. प्रकाशम का संबंध किससे है? किसान मजदूर प्रजा पार्टी से, इसी से ही। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी, या फिर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल? बताइए इनमें से किसकी पहल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया था? किसने किया था? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के कहने पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। और कांग्रेस ने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। देखिए कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, इसी में जो है पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है यहाँ पर। तो कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही रियासतों के प्रति पहली बार अपनी नीति की घोषणा करते हुए शासकों से रियासतों में प्रजा को उत्तरदायी सरकार देने की मांग की। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस के कराची सत्र में मजदूरों किसानों को अपनी यूनियन बनाने की आज़ादी देने का प्रस्ताव पारित किया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसी सत्र में स्वतंत्र एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको 2 बार पढ़ लिया कीजिए, 3 बार पढ़ लिया कीजिए। 11वें प्रश्न पर आ जाइए। 1920 के दशक में निम्नलिखित में से किन रियासतों में राज्य जन कांग्रेस का गठन हुआ था? जामनगर, बड़ौदा, इंदौर और मैसूर। बताइए कहाँ कहाँ पर हुआ था 1920 के दशक में, किन रियासतों में राज्य जन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस जामनगर में हुआ था, बड़ोदरा में भी हुआ था, मैसूर में भी हुआ था, इंदौर में भी हुआ था। तो सभी के सभी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो 1920 के दशक में रियासतों में अनेक जन संगठनों का जन्म हुआ। मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, नवानगर और कठियावाड़ और दक्कन की रियासतों में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक नाम है ब्रिजरानी और दूसरा नाम है यशोदाबेन। किस आंदोलन से संबंधित है ये? किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने अपना? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बड़ौदा रियासत जन आंदोलन या फिर हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है, बड़ौदा रियासत का जन आंदोलन नहीं है, यह है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में। तो हैदराबाद रियासत में स्वाधीनता की लड़ाई में ब्रिजरानी और यशोदाबेन ने सक्रिय भागीदारी की। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया। और दूसरा है सत्याग्रहियों का चुनाव पूर्व निर्धारित होता था तथा सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी दे देते थे। जो सत्याग्रही गिरफ्तारी से बच जाते थे वह गांव की ओर संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते, जिसके कारण इसका नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्रिप्स मिशन के विरोध में नहीं किया गया था, गलत है ये पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा सही है, तीसरा सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था उस चीज़ के विरोध में जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को उसकी मर्जी के बिना शामिल कर लिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो एक हिंसात्मक सत्याग्रह था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की रजामंदी के बिना उसके युद्ध में शामिल या भाग लेने की घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीयों से पूछे कर दी, बिना कांग्रेस से पूछे कर दी। कांग्रेस इस चीज़ से दुखी थी, असंतुष्ट थी और ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए 1940 में गांधी जी ने अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। कब? 1940 में। किसने? गांधी जी ने। सत्याग्रहियों का चुनाव पहले ही किया जाता था और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, लखनऊ समझौते में यह निहित था कि सरकार भारत विभिन्न समुदायों का देश है एवं उनके हित अलग अलग हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है ना, वो हिंदू सरकार स्थापित करना चाहती थी। ये प्रश्न इससे रिलेटेड एक थंबनेल पर पूछा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। उसका उत्तर है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है। लखनऊ समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है एवं उसके हित जो है ना, वो अलग अलग हैं। सॉरी फॉर दिस। तो इनमें से जो करेक्ट हो जाएंगे वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वें प्रश्न पर आ जाइए। यूनियनिस्ट दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? 4 है यहाँ पर, 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा, उसी को ढूंढना। नहीं होगा तो आंसर डी होगा। पहला स्टेटमेंट है, पंजाब की शहरी राजनीति में उनकी गहरी पकड़ थी। किसकी? यूनियनिस्ट दल की। जिन्ना सिकंदर समझौते के तहत इन्होंने पंजाब में 1937 के चुनाव में संयुक्त सरकार बनाई और इस पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां ने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के आयोजन और प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में योगदान दिया था। देखिए, यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो 2 भागों में विभाजित थी। एक तो शहरी और दूसरी ग्रामीण राजनीति में। तो जो पंजाब में ग्रामीण राजनीति में पकड़ थी, शहरी में नहीं थी। बाकी दोनों सही हैं, पहला गलत है। तो पंजाब की राजनीति जो है वो ग्रामीण एवं शहरी आधार पर बटी हुई थी और जहां ग्रामीण राजनीति में यूनियनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था पंजाब की, शहर में नहीं था, ग्रामीण में था, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। वहीं शहरी मुसलमानों में मुस्लिम लीग अपनी पकड़ बना चुकी थी।
तो देखिए 15 प्रश्न थे ये मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।